क्या करते हैं, हम एक गवर्नर बना के भेजते हैं। तो जो हम गवर्नर बना के भेज रहे हैं, क्योंकि अभी पिछला वाला भी अचानक वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, इस वजह से उसके आगे का भाग ये है। तो अब हम गवर्नर बना के भेजते हैं, क्योंकि गवर्नर जो रहेगा वो 3-4 साल तक रहेगा, वो अपने आप को स्थापित करके ठीक से व्यापार कर सकेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, 1505 में पुर्तगाल की सरकार ने एक दल और भेजा। ध्यान देना, 1505 में एक जो दल भेजा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भेजा। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भेजा। ये भारत में आने वाला पहला गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर, भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर, भारत में आने वाला ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था। याद रखिएगा दोस्तों, भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पूरा ना याद रहे तो अल्मेडा याद रखिएगा। जब यहां पर आया तो इसकी क्या नीति थी? इसकी नीति थी ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति। क्या थी इसकी नीति थी नीले पानी की नीति। याद रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की नीति जो थी, नीले पानी की नीति, या कह सकते हैं सागरों का स्वामी, या कह सकते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ये इसकी नीति थी कि यानी सागर पर अधिकार कर लोगे, अपना व्यापार स्वयं हो जाएगा। क्योंकि व्यापार जो होता था वो ज्यादातर पानी के माध्यम से ही होता था, यानी पानी वाले जहाज के माध्यम से होता था। तो इसलिए इन लोगों ने 1505 के बाद से जब ये आया तो ब्लू वाटर पॉलिसी पर क्या काम किया उसने? सबसे पहले उसने सागरों पर अधिकार कर लिया। यानी जो भी सागर थे वहां के, जिन पर व्यापार होता था, उन सभी सागरों पर इसका अधिकार हो गया। बाकायदा वहां पर पुलिस बैठा दी, पहरा लगा दिया, गश्त लगा दिया। अब बिना पुर्तगालियों से परमिट लिए वो सीधे डायरेक्ट, ध्यान देना, पुर्तगालियों से जो है बिना परमिट लिए वो व्यापार इन सागरों पर नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने 2 पद्धति लगाई। एक पद्धति लगाई कार्टेज अल्मेडा पद्धति। क्या हो, पहले इसको समझ लें। कार्टेज अल्मेडा पद्धति का मतलब यह है कि बिना परमिट लिए व्यापार नहीं कर सकते हैं, यानी बिना परमिट लिए गैर पुर्तगाली जहाज व्यापार नहीं कर सकता है। यानी कोई भी गैर पुर्तगाली जहाज व्यापार नहीं कर सकता है। ये यहां तक कि कोई भी जहाज आता था पहले परमिट लेगा और परमिट में व्यापार करेगा। उस परमिट लेने में नियम भी बना दिया गया कि जो गैर पुर्तगाली जो जहाज होगा, वो गैर पुर्तगाली जहाज है, वो मसाले का व्यापार नहीं करेगा, वो हथियारों का व्यापार नहीं करेगा, और अगर पुर्तगालियों को शक हो जाता है उस जहाज पर तो गैर पुर्तगाली जहाज की तलाशी भी ले सकता है। यह कार्टेज अल्मेडा पद्धति का यह नियम था।
यहां तक कि आगे कालांतर में बता दूं मैं आपको कि जब अकबर खुद व्यापार करना चाहा उसने, तो उसने भी पुर्तगालियों से परमिट ली थी। यानी उसने भी स्वयं स्वीकार किया था कि इन सागरों पर जो है वो पुर्तगालियों का अधिकार है। ठीक है, तो ये था कार्टेज अल्मेडा पद्धति। दूसरी क्या था नियम? दूसरा था काफिला पद्धति। काफिला पद्धति, काफिला क्या होती है? काफिला मतलब एक साथ निकलना। समुद्री जो लुटेरे होते थे उस समय समुद्री लुटेरे जहाज को लूट लेते थे। ऐसे में कोई अगर व्यापार कर रहा है तो पुर्तगालियों का ये जिम्मेदारी थी कि उस जहाज को उस एरिया से निकाल दे जो खतरनाक एरिया है जहां पर अरबी व्यापारी माल को लूट लेते हैं। तो उसने इस तरह की पद्धति चलाई कि कई जहाजों को एकत्र करके उनको उस इलाके से निकाल देना। यानी जो पुर्तगाली पुलिस होती थी उनको बाहर वहां की उस खतरनाक एरिया से निकाल देते थे। ऐसा नहीं कि फ्री में काम करते थे, बाकायदा पुर्तगाली इसके लिए माल लेते थे, पैसा लेते थे। तो इससे कहते थे काफिला पद्धति। अभी भी आपने कभी कभी रात में देखा होगा कि कुछ इलाकों से एक साथ ट्रक निकलते हैं, एक ट्रक, दो ट्रक, दसियों ट्रक एक साथ निकलते हैं। कभी आपने ध्यान दिया हुआ है? ये एक साथ ट्रक निकलने को कहते हैं कानवाई। कहते कानवाई लगी हुई है। यानी पुलिस क्या करती, ट्रकों को एक साथ, एक एक ट्रक को नहीं छोड़ती, बल्कि पुलिस पहले एक नाके पर इकट्ठा कर लेती, कई ट्रकों को फिर छोड़ती, जिससे वो रास्ते में वो ट्रक लूटा ना जाए। उससे कहते हैं कानवाई पद्धति। ठीक है, इसे कहते हैं काफिला पद्धति। और इस तरह से पुर्तगाली जो है व्यापार पर उनका वर्चस्व हो गया था, क्योंकि अभी कोई दूसरी कंपनी भारत में यूरोपीय नहीं आई थी। ठीक है, इस तरह से इनका व्यापार बढ़ने लगा। लेकिन जो और पहले से व्यापारी व्यापार करते थे वो तो सीधा विरोध करेंगे। तो कौन कौन विरोध किया? जैसे इनका विरोध किया तुर्क व्यापारी, तुर्क मतलब जो अरबी थे, तुर्क व्यापारी। और किसने विरोध किया? गुजराती व्यापारी। और किसने विरोध किया? मिस्र के व्यापारी। तुर्क, गुजराती और मिस्र, यहां के व्यापारी उनका विरोध किया। ये सब एक हो गए, संयुक्त हो गए। बीच में मैंने घोड़े के निशान लगा दिया, यानी युद्ध कर दिया। और किससे? पुर्तगालियों से। और पुर्तगालियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आप कहोगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इन दोनों के बीच में चौल का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध का नाम क्या है? चौल का युद्ध। चौल का युद्ध, चौल नामक स्थान पर युद्ध हुआ। और यह युद्ध हुआ था 1508 में। ये युद्ध कब हुआ? 1508 में। अब इस युद्ध में संयुक्त सेना थी। इसमें अल्मेडा युद्ध हुआ, इसमें अल्मेडा की पराजय हुई और इसका एक पुत्र भी मारा गया इस युद्ध में। लेकिन पुर्तगाली हतोत्साहित नहीं हुए और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपने को फिर शक्तिशाली बनाया। जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया था इन तुर्क और गुजराती व्यापारियों ने, तुरंत जो है उसने एक युद्ध फिर लड़ा, यानी दूसरा युद्ध लड़ा। वो था 1509 में। जनवरी फरवरी 1509 में युद्ध हुआ। और इस युद्ध में इस बार पुर्तगालियों की विजय हुई और फिर से उनका सागरों पर अधिकार हो गया। लेकिन पुर्तगाल की सरकार ने इसको वापस बुला लिया, क्योंकि ये नजरों में चढ़ गया था और व्यापार जब तक ये रहेगा ठीक से व्यापार नहीं हो सकता। उनको युद्ध नहीं करने आए थे, मेन व्यापार करने आए थे। इसको बुला लिया और इसके स्थान पर एक नया व्यापारी, एक नया
व्यक्ति भेजा, गवर्नर भेजा कह लीजिए, उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1509 में, याद रखिएगा, 1509 में पुर्तगाली गवर्नर जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जब आया, इसकी क्या नीति थी? इसकी नीति थी साम्राज्यवादी नीति थी। यानी इसका उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करना। व्यापार तभी हो सकता है जब हम अपना साम्राज्य बड़ा कर लें, और ऐसे में साम्राज्य को बड़ा करने के लिए, याद रखिएगा, इसने यानी अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को विजिट कर लिया। यानी गोवा जो था वो पुर्तगालियों के अधिकार में आ गया, पुर्तगालियों के अधिकार में रहा। अब ये देखा कि संख्या बहुत कम है पुर्तगालियों की, तो उसने ये आदेश दे दिया कि जो पुर्तगाली जो लोग यहां रह रहे हैं वो भारतीय महिलाओं से विवाह कर सकते हैं, और ये भी आदेश दे दिया कि हमारे क्षेत्रों में सती प्रथा नहीं मनाई जाएगी। बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी कि जो कम एज की थी और उनके पति अधिक एज के में विवाह कर दिया, उनकी मृत हो गई, तो वो पुर्तगालियों ने उन महिलाओं को बचाया। उन महिलाओं ने, जो विधवा बहुत सारी हो गई थी, उन महिलाओं ने विवाह कर लिया पुर्तगालियों से। क्यों? जिससे पुर्तगालियों की जनसंख्या में वृद्धि हो। तो जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। और इसने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए 1511 में, याद रखिएगा, 1511 में इसने मलक्का 1515 में हरमुज, इन क्षेत्रों को उसने विजित कर लिया था और साम्राज्य का विस्तार करता। लेकिन इससे पहले 1515 में गोवा में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1515 में गोवा में अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई। यहीं अंतिम संस्कार कर दिया गया। याद रखिएगा, अंतिम संस्कार। वो कौन सा पुर्तगाली था जिसका अंतिम संस्कार भारत में ही किया गया था? उसका नाम था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ही जब भारत में था तो अपने साथ एक आम, बड़ा मीठा आम लेकर के भारत में आया था। उस आम का नाम था अल्फांसो, उसका नाम था अल्फांसो आम, क्योंकि इसके नाम से वो नाम पड़ गया अल्फांसो, जो बहुत मीठा होता है, बहुत महंगा होता है। बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई जैसे शहरों में वो आम बिकता है। लगभग उसकी कीमत 300 से 400-500 रुपए किलो उसकी कीमत होती है। तो इस तरह से ये एक व्यापारी था, और इसके बाद कुछ व्यापारी आए और चले गए। फिर इसके बाद 1519 में, आइए ध्यान दें,
सॉरी 29 में, 1529 में नीनो डी कुन्हा ये गवर्नर बनकर आया, गवर्नर आया। इसने 1530 में गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी घोषित कर दिया। यानी इससे पहले कोई राजधानी होगी, तो इससे पहले इनकी जो राजधानी थी वो कोचीन थी। 1503 में इनकी राजधानी थी कोचीन। अब इनकी राजधानी कौन सी हो गई? गोवा हो गई। याद रखिएगा, कौन सी राजधानी की हो गई? गोवा हो गई। तो पहले इनकी कोचीन थी, अब गोवा हो गई, और यही इनका मुख्यालय भी हो गया। गोवा इनका 1530 में राजधानी और उनका मुख्यालय भी बन गया। यहीं से इनका पूरा केंद्र हो गया, यहीं से सभी काम करते थे। इस तरह से अगला एक दल और आया, वो 1542 में। शुरुआत में इनका जो मामला जो था वो व्यापार था, लेकिन बाद में 1530 के बाद से इनकी नीति बदल चुकी थी, और इनकी अब नीति थी कि भारत के लोगों को ही ईसाई धर्म में दीक्षित करना। इसके लिए 1542 में गवर्नर जो आया, उस गवर्नर का नाम था मार्टिन डिसूजा। ठीक है। इसके साथ एक पादरी आया। उस पादरी का नाम था संत जेवियर। जब ये आया था तो अपने साथ प्रिंटिंग मशीन भी लाया था। यानी प्रिंटिंग मशीन भी लाया था, लेकिन वास्तव में प्रिंटिंग मशीन का प्रयोग कब हुआ है? इस प्रिंटिंग मशीन का प्रयोग गोवा में 1556 में। कहां हुआ था? गोवा में 1556 में किया था इसको सेंट जॉन पॉल ने। किसने किया था? सेंट जॉन पॉल ने इसका सबसे पहली बार इसका प्रयोग किया था, और यहीं से बाकायदा बाइबल जो है छापी गई थी। वो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल ये जान लें कि गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई, पुर्तगालियों ने स्थापित किया। स्थापित करने वाले का नाम था सेंट जॉन पॉल। लाया कौन था? लाया था सेंट जेवियर। सेंट जेवियर का एक उद्देश्य था कि भारतीयों को ईसाई धर्म में दीक्षित करना। उसने सेंट जेवियर जब आया तो उसने 1542 से लेकर के 52 तक इसने 7,000 मछुआरों को, ठीक है, 7,000 मछुआरों को ईसाई धर्म में दीक्षित कर लिया था। यानी 7,000 मछुआरे ईसाई धर्म में दीक्षित हो गए। भारतीयों को लगा कि ये पुर्तगाली जो है अब हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, धर्म को तोड़ रहे हैं। इधर इन्होंने इस तरह का काम चालू कर दिया, और उधर जो व्यापारी थे उन व्यापारियों ने हुगली में अपना केंद्र बना लिया था, लूटपाट का केंद्र। ठीक है। याद रखिएगा, हुगली में शाहजहां ने पुर्तगालियों पर आक्रमण किया। लगभग 1,000 पुर्तगाली मारे गए। याद रखिएगा, शाहजहां ने उन पुर्तगालियों को वहां से खदेड़ दिया और पुर्तगालियों को मारा। वो लूटपाट भी करते थे।
इसीलिए पुर्तगाली कंपनी को एस्तादो द इंडिया को लुटेरा एवं परजीवी साम्राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन आ चुका है, लुटेरा एवं परजीवी साम्राज्य, यानी एस्तादो द इंडिया को लुटेरा एवं परजीवियों का साम्राज्य यानी राज कहा गया है। ये क्वेश्चन आ चुका है, किसको कहा, किस कंपनी को लुटेरा एवं परजीवी राज कहा गया, तो आप कहोगे पुर्तगालियों को। और इस तरह से ये पुर्तगाली जो थे, ये पुर्तगाली बहुत सारे ईसाई बना रहे थे, इसलिए भारतीयों को भाजन होना पड़ा। भारतीयों ने इनको मार भगाया, लेकिन पूरी तरह से भारत से नहीं गए, पूरी तरह से भारत से नहीं गए। इन लोगों ने एक नए क्षेत्र को खोज लिया था, और वो था, ध्यान दीजिएगा, पुर्तगाली गवर्नर कैब्राल, इसने ब्राजील की खोज की, इसलिए इन्होंने अपना केंद्र ब्राजील को बना लिया। लेकिन पूरी तरह से ये लोग यहां से नहीं गए। आजाद हो गया देश मेरा। आजाद होने के बाद स्वतंत्र भारत की सरकार ने, खास तौर से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, गोवा, दमन, दीव, यहीं पर ये लोग अपने स्थापित थे। कहां थे? गोवा, आजादी के बाद गोवा, दमन, दीव, इन इलाकों में मध्य रात्रि को पुलिस भेजकर इनके क्षेत्र को खाली करा लिया, जबकि इनसे समझौता करा लिया था कि आप लोग वापस यहां से चले जाएं। ये लोग जाने को तैयार नहीं थे, इसलिए मध्य रात्रि को इनके क्षेत्रों पर अटैक करके पुलिस ने इनके एरिया को खाली करा दिया। और ये अंतिम रूप से भारत से कब चले गए? तो अंतिम रूप से भारत से जब ये लोग गए थे, तो वो समय था 19 दिसंबर 1961 में पूर्ण रूप से चले गए। लेकिन जब यहां पर ये लोग आए थे तो बहुत कुछ लेकर के भी आए थे, जैसे आलू इन्हीं की देन है, पपीता, काजू, बादाम, मक्का, तंबाकू, मूंगफली, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस, संतरा, अनानास, ये सब इन्हीं की ही देन है। ये लोग यहाँ पर लाए थे, जो आज वर्तमान में हैं। और इस तरह से पुर्तगाली भारत में लंबे समय तक रहे। तो आने वाली सबसे पहली कंपनी और जाने वाली सबसे अंतिम कंपनी थी। तो दोस्तों, मैंने ये आज आपको एक जो लेक्चर दिया है, ये आपको आधुनिक से यूरोपीय कंपनी से पुर्तगाल पर एक लेक्चर दिया है, पुर्तगाली कंपनी पर। अभी एक मिडवर्ल्ड पर भी देंगे और एक आपका एंशियंट पर भी रहेगा। 3 मई से एक नया बैच शुरू कर रहा हूं। आप लोग अधिक से अधिक जुड़िए। हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो मैं पढ़ा दूं। और पिछले सालों में जो पेपर आए, आप चाहे उनसे देख सकते हैं, सभी फंसते हैं। और उम्मीद है कि जो भी आप पढ़ाते हो और आगे भी क्वेश्चन फंसते हैं। तो अधिक से अधिक जुड़े। ऑनलाइन क्लास हमारी जल्द शुरू होने जा रही है। तब तक के लिए आपको जय हिंद, धन्यवाद। और अगली वीडियो आपको जल्दी मिलेगी।